हेलो। आज 22 जून है और हम द हिंदू न्यूज़पेपर का डेली न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर्स में बेसिकली हम वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। बेसिकली ये वीडियोस आपका यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस और जितने भी रेलेवेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उसके लिए आपको हेल्पफुल होंगे। तो आइए चलिए द हिंदू न्यूज़पेपर का डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली हम लोग वो सारे टॉपिक्स को पिक करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, और जितने भी पॉलिटिकल न्यूज़ है वो सबको हम लोग स्किप करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आज का फर्स्ट पेपर में सारे के सारे पॉलिटिकल न्यूज़ ही हैं, तो हम ये पूरे को स्किप कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, सो वी आर स्किपिंग ऑल दिस थिंग, ये सारे स्किप करके यहाँ पे स्किप किया। नाउ योगा बिकमिंग बेसिस फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। ठीक है, बट ये अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एडिटोरियल्स हैं और ओपीडी और एडिटोरियल्स को हम लोग एक अलग सेक्शन में रखने वाले हैं। ठीक है, उसका एक वीकली वीडियो लेक्चर्स होगा जिसके अंदर जो भी एक वीक के अंदर जितने भी एडिटोरियल्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, उसको उसमें शामिल किया जाएगा। तो फॉर टाइम बिंग अभी के लिए हम लोग एडिटोरियल्स को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। और हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, वो है ये आपका जो जुडिशियल वैलिडिटी ऑफ द तलाक़ हसन मोड ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमको जानना है कि क्या है ये तलाक़ हसन मोड ऑफ डाइवोर्स है। ठीक है, इसका जुडिशियल वैलिडिटी क्या है ये हमें जानना है। क्या इसका कुरान में कुछ बेसिस है भी या नहीं है ना, और कितने सारे मोड्स हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में डाइवोर्स होने के, उसके बारे में भी जानना है। तो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है, न्यूज़ में इसलिए चल रहा है क्योंकि बेनज़ीर हिना करके एक महिला है, उन्होंने क्या किया है, एक PIL डाला है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाला, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो तलाक़ हसन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वायलेट करता है उनका आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 25 को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमें जानना है कि तलाक़ हसन क्या है और उससे रिलेवेंट जो भी डाइवोर्स होते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत, हमें उसके बारे में जानना है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो आइए चलिए इसके अंदर हम लोग डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। तो जो जुडिशियल वैलिडिटी ऑफ द तलाक़ हसन मोड ऑफ डाइवोर्स, ठीक है, तो तलाक़ हसन बेसिकली 3 बार उसको प्रोनाउंस किया जाता है। प्रोनाउंस करने का मतलब ये हो रहा है कि 3 बार इसको बोला जाएगा, है ना। एक हस्बैंड एक वाइफ को या एक मैन एक वुमन को 3 बार इसको प्रोनाउंस करता है, 3 बार उसको बोलता है, तलाक 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 3 बार। लेकिन इसमें तलाक़ हसन में ये एक है कि इसमें एक तलाक बोलने के बाद दूसरा तलाक के बीच में 1 महीने का गैप रहेगा। ठीक है, 1 महीने का गैप रहेगा, या फिर एक मेंसेस या जिसको मेंसुरेशन साइकिल भी बोलते हैं, राइट, मेंसुरल साइकिल भी बोलते हैं, उसका भी गैप रहेगा, है ना। 1 मंथ या एक मेंसुरेशन साइकिल का गैप होना चाहिए पहला तलाक का दूसरे तलाक के बोलने के बीच में। ठीक है, पहला तलाक जब बोला जाएगा इंसान के द्वारा यानी कि मैन के द्वारा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डिवोर्स रिवोकेबल होता है। कहने का क्या मतलब है कि पहला तलाक जब बोल दिया तो उसके पहला तलाक बोलने के बाद 1 महीने का टाइम पीरियड रहता है। इस 1 महीने के टाइम पीरियड में हस्बैंड वाइफ हो सकता है हम अपने बीच में जो भी उनका मिसअंडरस्टैंडिंग है या भी जो भी झगड़ा है उसको ख़त्म करके वो दोनों फिर से अपना जो भी कंजुअल लाइफ है, जो भी शादीशुदा जो जीवन है उनका, वो फिर से जी सकते हैं आराम से, और डिवोर्स सबको रिवोकेबल हो जाएगा, वहाँ पर डिवोर्स ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर दोनों के बीच में वाद विवाद उस तरह का ही बना रहे और डिवोर्स को ख़त्म नहीं करते हैं वो समय, और सेकंड प्रोनाउंसमेंट करना पड़ जाएगा उसके बाद 1 महीने ख़त्म होने के बाद। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोनाउंसमेंट किया, है ना, मैन ने दूसरा प्रोनाउंसमेंट किया, दूसरे बार तलाक बोला, तो उसके बाद भी 1 महीने का टाइम बचता है यहाँ पर। इस 1 महीने के टाइम में भी डिवोर्स को रिवोकेबल किया जा सकता है, डिवोर्स को वापस लिया जा सकता है अगर दोनों के बीच में जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाए तो। लेकिन सेकंड प्रोनाउंसमेंट होने के बाद जब थर्ड प्रोनाउंसमेंट होता है उसके बाद डिवोर्स रिवोकेबल नहीं होता है, राइट, डिवोर्स आपका रिवोकेबल नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है,
लेकिन इसमें एक कॉज ये है कि अगर वुमेन अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान रहेगी या फिर प्रेगनेंसी के दौरान होगी तो डिवोर्स उस समय नहीं होगा, डिवोर्स प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ख़त्म होने के बाद लागू होगा। ठीक है। और तलाक़ हसन का जो मेंशन है कुरान में भी किया गया है, कुरान में भी इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है कि तलाक़ हसन कैसे किया जाएगा, ये पूरा प्रोसेस आपका कुरान में दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं कि ट्रिपल तलाक़ और तलाक़ हसन से कैसे डिफ़र करता है। तो ट्रिपल तलाक़ क्या होता है, जिसमें मैन क्या करता है, डाइवोर्स देता है आपको एक साथ वन गो में, यानी कि एक ही बार बोलता है आपको तलाक़ तलाक़ तलाक़, 3 बार आपको प्रोनाउंस करेगा यहाँ पे। तो इसके अंदर कोई रिवोकेशन नहीं होता है, राइट, यानी कि डिवोर्स आपका इंस्टेंटली हो जाएगा उसी समय। ठीक है, मैरिज आपका उसी समय ख़त्म हो जाएगा, राइट। इसीलिए ट्रिपल तलाक़ है ना, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में इसको बैन भी किया गया है, और साथ ही साथ ये कुरान में कहीं भी मेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्री जैसे हो गया जॉर्डन, कुवैत, इराक, मलेशिया, इजिप्ट, सीरिया, यहाँ पे ये बैन है ट्रिपल तलाक़ बेसिकली। अब एक है तलाक़ एहसान, है ना, तलाक़ एहसान। तलाक़ एहसान में क्या होता है, बेसिकली ये सिंगल बार एक ही बार बोला जाता है, लेकिन इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है। टाइम पीरियड लगभग 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। यानी मैन अगर एक बार तलाक़ बोल दिया तो उसके बाद 3 महीने का टाइम पीरियड रहता है, जिसको हम लोग इद्दत बोलते हैं। इस 3 महीने के टाइम पीरियड में हो सकता है कि दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी झगड़ा था उसको ख़त्म करके दोनों उसके बाद डिवोर्स को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि 3 महीने के अंदर डिवोर्स को कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही 3 महीने पार हो गया तो उसके बाद डिवोर्स आपका फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने पार हो गया, उसके बीच में अगर डिवोर्स ख़त्म नहीं करते हैं तो डिवोर्स आपका फाइनलाइज हो जाएगा आपको। ठीक है, ये जो तलाक़ हसन हो गया और तलाक़ एहसान, ये दोनों आपका लीगल वैलिड है आपका, इसको लीगल वैलिडिटी मिला हुआ है। ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं इसको लीगल वैलिड मानते हैं, तलाक़ एहसान और तलाक़ हसन को। ठीक है, साथ ही साथ महिलाओं के पास भी अपने मैरिज को ख़त्म करने का अधिकार है। महिलाओं के पास क्या अधिकार है, उसको बोलते हैं खुला। ठीक है, खुला के थ्रू महिलाएं चाहे तो अपने मैरिज को ख़त्म कर सकती है। मुस्लिम महिलाएं कैसे करेंगी, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपने जो मैन है यानी शौहर है उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ रिटर्न में उनको देना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न के एवज में कुछ कोई भी हो सकता है, कोई मनी या कुछ भी उसके एवज में देना पड़ेगा, तब जाके वो चाहे तो अपने मैरिज को ख़त्म कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं खुला। तो ये बेसिकली आपका ये जो तलाक़ हसन मोड ऑफ डाइवोर्स, इसमें इतना ही था आपका। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आपका न्यूज़ वो है द अब्सर्डिटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, द अब्सर्डिटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यह है न्यूज़। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बढ़ते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, तो बेसिकली ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया किस लिए था। ठीक है, ये आया था बेसिकली, है ना, जो पॉलिटिकल डिफेक्शन था, है ना, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए, जो ईविल ऑफ जो पॉलिटिकल डिफेक्शन होता है उसको रोकने के लिए लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इसका ये काम था कि जो गवर्नमेंट है उसको स्टेबिलिटी प्रदान करे। ठीक है, अभी गवर्नमेंट अगर अपने जो बहुमत में नहीं रहेगा तो इंस्टेबिलिटी रहेगा, तो बार बार क्या होगा, आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी हमारे। ठीक है, तो गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। कौन सा अमेंडमेंट किया गया, 52nd अमेंडमेंट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो एक 10th शेड्यूल करके जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना, 10th शेड्यूल। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1985, 10th शेड्यूल जोड़ा गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो कुछ ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन का। ठीक है, ये ग्राउंड अगर वॉयलेट करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कोई भी एमपी या एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर वो इस सारे ग्राउंड को वायलेट करता है। तो पहला क्या बोल रहा है आपका कि कोई भी अगर इलेक्टेड मेंबर है, अगर वॉलंटरी अपना गिव अप कर देता है अपना मेंबरशिप, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसने चुनाव लड़ा
और वॉलंटरी क्या कर रहा है, वो अपने मेंबरशिप को गिव अप कर दे रहा है, तो वो एमपी या एमएलए क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, अगर वो वोट करता है या एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि अगर वो जो वोट कर रहा है, यानी कौन, एमपी या एमएलए, या फिर वोट से बाधित हो जाता है, यानी वोट नहीं भी करता है, जो भी उसको पॉलिटिकल पार्टी ने उसको कुछ एक बोला होगा कि हाँ आपको इस ये वोट करना है, तो अगर वो वोट उसके विपरीत कर रहा है या फिर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है आपका कि एक प्री कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन है कि इस एब्सटेंशन फ्रॉम द वोटिंग शुड नॉट बी कंडोन्ड बाय इस पार्टी, यानी कि वो वोट से एब्सटेंड हो चुका है और उसके पार्टी ने उसको क्या किया, अभी तक कंडोन नहीं किया, यानी उसको परमिसेबल नहीं किया उसको, ठीक है, एब्सटेंशन को, या कोई भी ऑथराइज पर्सन को विद इन 15 डेज ऑफ सच इंसिडेंट, ठीक है, यानी पार्टी के द्वारा उसको परमिसेबल नहीं मिला हुआ है और वो एब्सटेंड हो चुका है, तो उस केसेस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। साथ ही साथ क्या है बेसिकली, अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है ना, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी आपका वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो एमपी या एमएलए। और साथ ही साथ अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर ज्वाइन करता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के एक्सपायरेशन के बाद अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर ज्वाइन करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो ये था उसके सारे कुछ ग्राउंड्स। अब एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2003 का, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टी 2/3 ऑफ द मेंबर्स, उस पार्टी का 2/3 ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, अगर मर्जर के फेवर में है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ठीक है। अगर पार्टी के 2/3 ऑफ द मेंबर्स अगर मर्जर के फेवर में तो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ऐड किया गया था। तो इससे कुछ इश्यूज आने लगे। क्या इश्यूज आए भाई, एंटी जो डिफेक्शन लॉ था बेसिकली गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए लाया गया था, जो गवर्नमेंट को, लेकिन इसमें इश्यूज क्या बेसिकली है, ये है अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कैसे है अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि जो भी आपका जो एमपी हो गए या फिर एमएलए हो गए, अभी ये क्या बन चुके हैं, ये अब पार्टी के एजेंट बन चुके हैं, पार्टी के क्या बन चुके हैं, एजेंट। क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, पार्टी के हिसाब से ये वोट करेंगे, है ना, पार्टी के हिसाब से उनको वोट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पार्टी के खिलाफ अगर वोट करते हैं तो इनको डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अगर वो एब्सटेन करते हैं तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यानी कि इनका काम, इनको तो ये तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चुने गए थे, इनको तो वोटर्स ने चुना है, राइट। और ये वोटर का जो एस्पिरेशन है उनके अनुरूप ना काम करके पार्टी के एस्पिरेशन के अनुरूप काम कर रहे हैं एमपी एमएलए, ठीक है। तो जो भी लॉ है तो ये पार्टी के भी खिलाफ, ये मतलब ये वोटर्स के भी खिलाफ हैं, के अनुरूप भी काम नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ, उनके अनुरूप भी काम नहीं कर रहे हैं, राइट, है ना। ये सिर्फ पार्टी के अनुरूप ही काम कर रहे हैं, तो इसीलिए जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारा, उसके ये अगेंस्ट हो जाता है बेसिकली। साथ ही साथ ये हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करता है ना, क्योंकि कैसा है यहाँ पे पार्टी में क्या हो रहा है आपका, 2/3 ऑफ द मेंबर अगर फेवर करता है मर्जर को, ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो इससे आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग होता है, जहाँ पे एमएलए को खरीद लिया जाता है ना, कुछ मनी दे करके, एक लमसम अमाउंट से, कि वहाँ के जो भी इनकम्बेंट जो उस समय तत्कालीन जो आपके जो पावर में जो होते हैं, जो भी मेजॉरिटी है, वहाँ से एमएलए को ख़रीद करके आपके ऑपोजिशन पार्टीज़, है ना, अपना पावर क्रिएट कर लेते हैं या बना लेते हैं। तो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग देखने को भी बहुत मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है, कंट्रोवर्शियल रोल ऑफ स्पीकर, क्योंकि जो रूलिंग पार्टीज़ जो होते हैं बेसिकली, ठीक है,
अब डिफेक्शन होता है, तो डिफेक्शन में क्या होता है, जो स्पीकर बेसिकली रूलिंग पार्टीज़ का ही होता है, तो स्पीकर क्या होता है, बहुत टाइम लगा देता है उन पे फैसला सुनाने में, यानी उनको पनिश करने में, जो भी डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जो भी रूल है ना, उन पर लागू करने में बहुत टाइम लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है कि 3 महीने के अंदर इसको करना है ना, 3 मंथ्स के इसके अंदर इसको फाइनलाइज करना है, बट स्पीकर के ये डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, वो करीब 6 महीने से लेकर 3 साल तक लगा देता है चीज़ को। तो ये एक इश्यूज़ हैं आपके एंटी डिफेक्शन लॉ के, ठीक है। तो इसको किस तरह से ठीक किया जाए, इस एंटी डिफेक्शन लॉ को, मतलब लॉ है, अब ये क्या कर रहा है हमारा, ये बेसिकली आपको क्या कर रहा है, आपको हमारे हॉलोइंग आउट ऑफ अवर लेजिस्लेचर्स को हमारा खाली कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट को उसके अगेंस्ट चला जा रहा है। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए ये कर सकते हैं हम लोग कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है बेसिकली, वो ऐसे मेंबर्स को चुने जो कि उनकी आइडियोलॉजी सेम हो, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे मेंबर्स को अपने अंदर रखे जिनका आइडियोलॉजी सेम हो, और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर, इंटरनल जो मैकेनिज़्म है, उसको भी उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि लोग छोड़ के ना जाए उनके पार्टीज़ को। और साथ ही साथ उनके अंदर है ना इनहेरिटेंस के रूप में पार्टी के मेंबर्स ना आकर के उनके अंदर कैसा हो, बेसिकली जो उनका पार्टी जो हायरार्की हो, वो बेसिकली हो किस पे, वर्क के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। यानी कि एमपी और एमएलए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट किया जाएगा, है ना। अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगी, लेकिन इनहेरिटेंस के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, है ना, उसके कंपटीशन कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे होना चाहिए। जिससे क्या होगा, पार्टी मेंबर्स क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे अपने पार्टीज़ के अंदर। तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो एग्ज़िट वॉल है पार्टी छोड़ जाने के लिए, एग्ज़िट वॉल होता है, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि लोग कम से कम पार्टी छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो ये किया जा सकता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में तो अभी तो इसमें इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुछ डेली क्यूजेज है, ठीक है। सो अभी क्योंकि अग्निपथ स्कीम बहुत लाइमलाइट में है, तो इसमें क्यूज दिया हुआ है, ठीक है, द हिंदू में। तो इसमें बोला गया है कि विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज एन आर्मी डे एंड वाई, ठीक है, आर्मी डे एंड वाई। तो आर्मी डे सेलिब्रेट होता है, बेसिकली ये सेलिब्रेट होता है आपका 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम लोग आर्मी डे, क्योंकि जो फील्ड मार्शल थे करियप्पा, है ना, करियप्पा, ठीक है, करियप्पा, ये बन गए थे हमारे फर्स्ट कमांडर इन चीफ बन गए थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ, है ना। करियप्पा जो थे वो बन गए थे फर्स्ट कमांडर इन चीफ, ठीक है। 15 जनवरी 1949 को बने थे, ठीक है। और इसलिए 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे मनाते हैं, और इस बार 24 यानी 74वां आर्मी डे मना था, 24, ठीक है। 24 हमारा आर्मी डे बना, 15 जनवरी 2022 को 24 बना, 24 हुआ, ठीक है। तो क्यों हुआ था, पहला कमांडर ऑफ चीफ कौन थे, जनरल करियप्पा बने थे, हमारा फील्ड मार्शल करियप्पा, ठीक है। तो हु इज़ द प्रेजेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है हमारा, कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। जो भी अभी तत्कालीन प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद, वो भी हमारे सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के। तो व्हाट इज़ द मोटो ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का क्या मोटो है,
इंडियन नेवी का मोटो है हमारा शम नो वरुणा, शम नो वरुणा। शम न वरुणा का मतलब होता है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। तो यही मोटो है शम न वरुणा। ठीक है, तो विच एलाइट रेजिमेंट बैच कंप्राइजेज द अशोक बोन अलॉफ्ट ऑन एन ओपन पैराशूट सपोर्टेड बाय क्रॉस लैंसेस एंड हेल्ड टुगेदर बाय इट्स टाइटल। तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस चीज़ का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ वन ऑफ द नेक्स्ट वन है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल्स यूज्ड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस इज ए portmanteau formed from the names of two water bodies. Name the missile and the water bodies. तो जो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स है अभी वर्ल्ड में वो है ब्रह्मोस, है ना, ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस है और ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा, इंडिया का ब्रह्मपुत्रा नदी से, BHRAM ब्रह्मपुत्रा प्लस, ठीक है, मोस्कवा, रशिया का मोस्कवा नदी है। ठीक है, इंडिया का ब्रह्मपुत्रा और रशिया का मोस्कवा नदी से मिलकर ब्रह्मोस बनाया गया था और ये वर्ल्ड का भी फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। Fill in the blanks in this quote attributed to Field Marshal Sam Manekshaw. If anyone tells you he is never afraid, he is a liar or he is a Gurkha. ठीक है, तो ये उन्होंने गुरखा के लिए बोला था। 7th क्वेश्चन क्या है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्मी नदन एंड द वेस्टर्न कमांड्स। तो इंडियन नदन आर्मी का नदन कमांड हो गया आपका उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। नदन हो गया उधमपुर में। ठीक है, उधमपुर जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उधमपुर। और वेस्टर्न कमांड हो गया आपका, ये पड़ता है आपका हरियाणा में, नियर टू हरियाणा इज कॉल्ड चंडी मंदिर कैंट। ठीक है, वेस्टर्न कमांड हो गया आपका चंडी मंदिर कैंट, चंडी मंदिर कैंट। ठीक है, तो यहाँ तक था बेसिकली। तो हमने सारे इम्पोर्टेंट्स जो न्यूज़ था आज का उसने कवर कर लिया। बाकी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है एज पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।